नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 19 अप्रैल और हम चर्चा करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर से। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांकरिया कोचिंग डिपो। कांकरिया कोचिंग डिपो जो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बना है, यह किस शहर में स्थित है? तो कांकरिया कोचिंग डिपो जो है यह स्थित है अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो को भारत ने का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया। अब इसकी विशेषता क्या है? यहाँ ट्रेनों की सफाई और रखरखाव के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल है ना, जो वेस्ट वाटर है, को पूरी तरह से ट्रीट और रिसाइकल किया जाता है। यह रेलवे के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम देखा गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नदी बेसिन प्रबंधन योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका मतलब कि अभी ये बेसिन प्रबंधन चल रहा था और आगे इसका जो है समय बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2026-27 से 2030-31 तक इसको क्या कर रहा है, जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो भारत सरकार ने हाल ही में आरबीएम योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए 2183 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती पानी की मांग के बीच नदियों के बेसिन का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना और भूजल स्तर को सुधारना और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की यात्रा के दौरान किस स्थान पर गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये गुरु भैरवैक्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है? इसका इसका उद्घाटन तो श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी मठ पे, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? आपके कर्नाटक पे। तो पीएम मोदी ने मांड्या, एक क्षेत्र है मांड्या जो कि कर्नाटक में के श्री क्षेत्र में आदि चुंचनगिरी मठ में इस मंदिर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न स्तोत्रम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए 9 सूत्रीय एजेंडा भी पेश किया। विकसित भारत बोले तो 2047। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को अभी AIGEG का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI के आर्थिक और शासन संबंधी पहलुओं की देखरेख के लिए AIGEG का गठन किया है और इसका नेतृत्व करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जो है इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडियाज बेट्स 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट भारत में किस जीव के संरक्षण के लिए पहला व्यापक मूल्यांकन है? ठीक है, तो यह है आपके चमगादड़ के लिए। किसके लिए? चमगादड़। स्टेट ऑफ इंडिया बेट्स, तो यह भारत में चमगादड़ों की प्रजातियों, उनके वितरण और संरक्षण की स्थिति पर आधारित पहली व्यापक राष्ट्रीय रिपोर्ट है। इसका सहयोग है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा इसे तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। समकालीन चुनौतियों का जवाब दर्शन से अभ्यास तक, ये इसकी थीम है। ठीक है, इसी के साथ में इसका उद्देश्य बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजना है।
अगला प्रश्न है, मेघालय सरकार ने हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को किन दो स्थानीय भाषाओं को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 को निरस्त किया है? ठीक है, तो इन्होंने अपने राज्य का एक जो अधिनियम बनाया था, राज्य भाषा अधिनियम, इसे वर्तमान में क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है। और अभी हाल ही में और दो स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक रूप से शामिल किया है। जो भाषा कौन सी है, तो गारो और खासी। ठीक है, ये गारो और खासी यहाँ की जनजातियाँ भी है और यहाँ पर पहाड़ियों के नाम भी है। चल, तो मेघालय कैबिनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य मुख्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना, स्थानीय समुदायों को प्रशासन में अपनी भाषा का उपयोग करने का अधिकार देना है। इसके लिए पुराने 2005 के अधिनियम को निरस्त कर नया विधायी ढांचा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो यूएनओ ने जो है अभी हाल ही में महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे घोषित किया। ठीक है, तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बात करेंगे डिटेल की। तो 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है। अच्छा, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है। मतलब 2025 में क्वांटम विज्ञान को इन्होंने समर्पित किया था। बात आई है यहाँ संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसके महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इसके वर्तमान में क्या है? महानिदेशक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है, तो अभी हाल ही में झारखंड ने, ठीक है, झारखंड ने यह जीता है। और बता दें यहाँ पर उप विजेता रहा है आपका अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2026 को रांची में आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने मध्य प्रदेश को 2-1 या 1-1 की बराबरी के बाद पेनाल्टी शूटआउट में जो है से हराकर 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, विजेता झारखंड है और उप विजेता है मध्य प्रदेश। स्थान है रांची, झारखंड। मरांग गोमकले जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसी के साथ कांस्य पदक जीता है उत्तर प्रदेश को हराकर ओडिशा ने तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, चलिए अगर अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सयानी गुप्ता, इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इनके फुल डिटेल देखें तो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। यह सम्मान हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। यह एसोसिएशन कहानी कहने और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उनके प्रभावशाली योगदान का सम्मान करता है। वह अपने बेबाक और विविध किरदारों के लिए जानी जाती है और उनके काम ने इस बात को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है कि वैश्विक मंचों पर दक्षिण एशियाई पहचान को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप सभी इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।